सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया था। डिस्क्रीट में हमने बायनोमियल को सॉल्व कर लिया था, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया था। पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल भी कर लिया। फिर हमने लास्ट क्लास में हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करी। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस थी जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो है वो आती हैं पेपर के हवाले से। अब हम मूव कर रहे हैं अपने कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। और कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि उन वेरिएबल्स की जो है वो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर आप जो है वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को, जो मेजरेबल चीज़ें होती हैं या जो फ्रैक्शन में चीज़ें होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को काउंट करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉट काउंटेबल नहीं है, और उसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी, जैसे लेस देन 38। अब लेस देन 38 का मतलब क्या है कि 38 से कम जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, चाहे वो पॉइंट्स में हो या होल नंबर में हो। अब इतनी सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना जो है वो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लाइक टेम्परेचर, अगर लेस देन 38 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये लेस देन 38 मेरा टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर तो पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, होल नंबर में, सब में आ जाएगा। तो मैं कितनी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा? अगर मैं डिस्क्रीट के हवाले से बात करूं तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। लाइक मोर देन 42 अगर आ रहा है तो 42 से ज्यादा, वही सब चीजें फ्रैक्शन में अगर वैल्यूज आ रही हैं, होल नंबर में वैल्यूज आ रही होंगी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कि हम कर लेंगे उसको? पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लाइक इसी तरीके से अगर दो नंबरों के दरमियान की भी बात की जाए कि 35 एंड 48 के बिटवीन की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 35 एंड 48 के बिटवीन में भी जो है वो इतनी सारी वैल्यूज आती हैं। 35.1 से लेके 48 तक, 35.1, 35.2, 35.3, ये तो मैं आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट की बात बता रहा हूं ना। अब डेसिमल के बाद दो डिजिट भी आएंगे इसके अंदर, डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स भी आ सकते हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज बन जाएंगी, हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हम यूज करते हैं दैट इज दी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है जी। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम करते हैं तो क्या करते हैं आप? ठीक है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो होता है आपके पास, एक ये समझ ले कि ये जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, और बहुत सारी जगहों पे जो है वो ये यूज होती है। मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर आपको मीन गिवन होगा और वेरिएंस गिवन होगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन एंड वेरिएंस आपको यहाँ पे गिवन होगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको करनी है कैलकुलेट, वो वैल्यू गिवन होगी, दैट इज दी वेरिएबल एक्स। ये तीन चीजें आपके पास सवाल में जो है वो लाजमी आपको देगा। आपने करना क्या होगा, यहाँ पे आपने करना ये होगा कि आपने x की वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन आएगा आपने उसको रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z पे कन्वर्ट करना होगा। और स्टैंडर्ड नॉर्मल z की जो वैल्यूज हैं वो टेबल फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और उस टेबल की वैल्यू से जो है वो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अभी हम इसका सवाल देखेंगे, तो सवाल देखने में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। अभी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z आ रहा है, जिसके लिए हमने कहा आपको कि ये टेबल के थ्रू जो है वो हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में होता है क्या है कि जब हम x की वैल्यू को z पे कन्वर्ट करते हैं तो z की एक वैल्यू आ जाती है,
और वो z की वैल्यू को एक टेबल के थ्रू जो है हम उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। लाइक कि अगर आपको याद हो कि आपने अपने स्कूल के ज़माने में एक लॉग का चैप्टर पढ़ा होगा और लॉग के चैप्टर में आपने जो है वो लॉग की वैल्यूज बाय यूजिंग लॉग टेबल आपने कैलकुलेट करी थी। इसी तरीके से जब हम x को z पे कन्वर्ट करेंगे तो z की जो वैल्यू आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे z टेबल से। z टेबल कैसा होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये है आपके पास z का टेबल, ठीक है जी। z का टेबल -3.6 से स्टार्ट होता है +3.6 तक जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका जो है वो नेगेटिव वैल्यूज वाला पार्ट है। यहाँ आप z की वैल्यू देख रहे हैं ये सारी माइनस में आ रही है लेफ्ट कॉलम के अंदर, ठीक है जी। ये टेबल आपको 2 डेसिमल प्लेस पे वैल्यू को फाइंड करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आ जाती है वैल्यू क्या। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू आ जाए, लेट सपोज हम यहाँ ले लेते हैं क्या, अगर आपके पास z की वैल्यू आ गई -2.56, तो अब -2.56 को कैलकुलेट करने के लिए तरीकेकार क्या होगा भाई। -2.56 को कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये होगा कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो -2.5 तो मुझे नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ पे अपने वैल्यू को ब्रेक करना पड़ेगा। लेफ्ट कॉलम में देखूंगा -2.5 को, और ये जो आपके पास वैल्यू है 6 ये देखूंगा मैं ऊपर। यानी इसका मतलब है कि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, ये आपको वैसे लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। -2.5 लेफ्ट कॉलम में देखेंगे और 0.06 ऊपर वाले कॉलम में देखेंगे, तो इन दोनों को मिलाने से जो वैल्यू बनेगी वो आपका रिजल्ट बन जाएगी। कैसे, यहाँ आपको दिखा देते हैं। अगर आप देखें तो -2.5 यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है जी, और ये -2.5 हम लेकर आ जाते हैं कहां तक, ये हम लेकर आ गए 6 तक। अब ऊपर से देख लें, हम ऊपर से अगर हम 0.06 की वैल्यू को लेकर आ जाएं तो ये आ गई 0.6 की वैल्यू यहां तक, ठीक है जी। ये 0.06 की वैल्यू हम लेकर आ गए यहाँ तक, यानी इसका मतलब है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एक्स जेड सॉरी -2.56 जो है वो टेबल के अंदर जो वैल्यू दे रहा है वो क्या है, जेड की वैल्यू -2.56 जो है वो आ रही है 0.052, ठीक है जी। ये इसको हम जी स्कोर भी कहते हैं। 0.0052 जो आ रहा है ये मेरा क्या है, ये जी स्कोर कहलाता है। और इसको, बल्कि इसको लिखने का तरीका जो है वो क्या होता है आपके पास, ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है आपको, दैट इज z लेस देन 0.256, z लेस देन -2.56 इज इक्वल टू 0.0052। अगर आप इसके ग्राफ पे देखें तो इसके ग्राफ पे आपको नजर आएगा कि आपको एक रीजन लेफ्ट हैंड साइड पे शेड हुआ है। तो जो भी आपके पास टेबल के ऊपर z का स्कोर आता है, यानी z की वैल्यू तो यहाँ पे आई -2.56, और इस 2.56 के बदले में जो हमने z स्कोर कैलकुलेट किया वो आया 0.0052। ये हमेशा एरिया टू द लेफ्ट की वैल्यू देता है, जैसे कि आपको आपके ग्राफ में आपको शेड हुआ हुआ रीजन नजर आ रहा होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, इसी तरीके से आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। जैसे मैंने कहा -3.6 से +3.6 तक, तो वैसे ही देखें आप, ये आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव वाला पार्ट भी आ गया। जो पॉइंट आपका निकलेगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एरिया टू द लेफ्ट का आंसर देगा। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, ठीक है जी, यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो आ जाता है आपके पास क्या, z की वैल्यू आई, दैट इज फॉर एग्जांपल 1.64 प्लस में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, अगर मैं z की वैल्यू 1.64 देखूं तो इसका तरीकेकार क्या बताया था आपको, इसका तरीका बताया था आपको कि 1.6 इन डेसिमल फर्स्ट प्लेस जो है वो हम देखेंगे लेफ्ट वाले कॉलम से,
ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ऊपर देखेंगे सेकंड डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0.9495। अब 0.9495 जो आपके पास वैल्यू आ रही है, अभी क्या है 1.64 की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब 1.64 की वैल्यू क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दे रहा है, यानी इसका मतलब होगा ये जो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.64 इज इक्वल्स टू 0.9495। ठीक हो गया जी। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर आपके पास जो हमने वैल्यू निकाली 1.64 की, ये हमेशा क्या होगा, एरिया टू द लेफ्ट देगा। ठीक है जी, ये एरिया टू द लेफ्ट देगा। और यहाँ आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है जी, वो क्या है, वो जिस पॉइंट से भी होगा वो हमेशा उस पॉइंट से लेकर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो आपको अपना रिजल्ट बता रहा होगा। अब अगर पॉजिटिव करना होगा तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, वो हम सवाल में देखेंगे अभी। और इसमें आपके पास क्या है कि जो सेंटर में वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये कर्व जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर हमने यहाँ पे जो है वो आपको मेंशन भी किया है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जिस पे हम x की वैल्यू को z पे कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होती है आपके पास, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, मीन की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 0 होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन के अंदर वो 1 होता है। इसीलिए अगर आप इसके टेबल में देखें तो इसके टेबल में जो आपको इसका कर्व बना हुआ नजर आएगा, उसका मीन जो सेंटर में आ रहा है वो कितना नजर आएगा आपको, उसका मीन आपको जो है वो 0 नजर आ रहा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन जो होता है वो 0 होता है। ठीक हो गया भाई। अब इसका जो है वो हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो अब आपको इसको सॉल्व करने में और समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हमने लिया ये पास पेपर से, दैट इज 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 10 सी। ठीक है, packages from a packing machine have a mass which is normally distributed with the mean 200 grams and standard deviation 2 grams. तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेता हूँ तो मीन मेरे पास जो है वो है 200 ग्राम्स। ठीक हो गया जी। और स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा मीन होता है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज 2 ग्राम्स। पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो कह रहा है कि दैट इज लेस देन 198 ग्राम्स। तो लेस देन 198 ग्राम्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 198 आपको कैलकुलेट करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 198 जो है, अगर मैं इसको आपको ग्राफ पे शो करूं तो इसका ग्राफ, ये जो मैंने आपको ग्राफ शो किया है, ये आपने फ्री हैंड से ये ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। अब आपने फ्री हैंड से जब ये ग्राफ बनाया तो इसका जो सेंटर होगा आपके पास, ठीक है जी, इसका जो आपके पास सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका मीन। ठीक हो गया जी। ये आपके पास मीन वैल्यू आ रही है, ये मीन है कितना आपके पास 200 ग्राम्स। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास मीन दैट इज 200 ग्राम्स। अब ये मैं एक्स का ग्राफ बना रहा हूं और इसके साथ साथ जो वैल्यू निकालनी है मुझे वो 198 है। तो 198 का मतलब क्या हो जाएगा, 198 का मतलब है कि 200 से पहले ही आएगा वो। तो ये आ गई आपके पास वो एक्स की वैल्यू जिसकी मैं कैलकुलेशन करनी है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 198। तो लेस देन 198 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके पास कि अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो आपको शो नहीं हो रहा है ये,
तो हम जो है वो इसको थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लेते हैं। हमें जो है वो क्या करना है, हमें जो है वो ये जो आपको शेड कर रहे रीजन, इस रीजन की जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया जी। यानी ये जो हम अभी शेड करके हम रख रहे हैं वैल्यूज, ये शो कर रही हैं वो जगह जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेस देन 198। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यूज जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, जो ब्लू शेडेड रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है। ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है, अभी एक्स की आ गई है। अब जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने भी ये सवाल में लिखना है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व approximation with x equals to 198। अब हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हमने x की वैल्यू जो है वो ली है कितनी, 198। और स्टैंडर्ड नॉर्मल का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूं तो इट विल बिकम z इक्वल्स टू, x की वैल्यू आ जाएगी 198 माइनस म्यू है हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 2। तो z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 198 माइनस 200 इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम माइनस 1.00। ठीक है जी, क्योंकि z टेबल के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस होती हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर होल नंबर आ रहा था तो मैंने पॉइंट लगा के आगे 00 लगा दिया। तो 0.00 से वैसे तो कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा बेसिकली क्या, अगर मैं इसको ग्राफ पे आपको शो कर दूं अब, तो ग्राफ पे शो करने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास भाई, अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी क्या, इसका सेंटर आपके पास जो है वो शो करेगा आपका इसका मीन। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन जो होता है आपके पास वो होता है दैट इज 0। और इसी के साथ साथ आपके पास जो है वो क्या होगा, वैल्यू आ रही है -1। तो 0 के बाद ये वैल्यू -1 जो है वो आएगी कहाँ पे, वो आएगी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये जो z का ग्राफ है, ये z का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये है आपके पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ आ जाएगी आपके पास प्लस इन्फिनिटी। और मुझे जो वैल्यू निकालनी है अब, तो वो मेरे पास वैल्यू थी, वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 198 कैलकुलेट करना था। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया z पे, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.00। तो अब जो कैलकुलेशन मुझे करनी है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह का रिजल्ट निकालना है। ये जो मैं आपके लिए शेड कर रहा हूँ जगह, ठीक है जी, इस जगह की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आ रही है लेस देन के ऊपर। ये जो शेडेड रीजन है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ही हम जो है वो क्या करेंगे, अब टेबल की वैल्यू देख लेंगे, टेबल की मदद से वैल्यू देखते हैं। टेबल हमारे पास जो है वो -1.00 आ रहा था। तो अब देखिए भाई कि अगर -1.00 निकालते हैं इसके लिए, तो -1.0 का मतलब हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू -1.0। ठीक है जी। और ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड वैल्यू भी क्या आ रही है, ऊपर देखें अगर जो ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो 00 आ रहा है आपके पास नजर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 0.1587। 0.1587 जो है वो हमारे पास क्या होगा, -1.0 का रिजल्ट होगा। 0.1587 ये आ जाएगा आपके पास 0.1587। और इसको लिख देते हैं हम बाय टेबल।
यही हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। The probability that a package from the machine weight less than 198 grams will be 0.1587। ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यूज जो है वो शो करेंगी क्या, यहाँ आपके पास ये वैल्यूज जो है वो शो कर रही होंगी आपके पास कि वो जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है कितनी परसेंट वैल्यू जो है वो आपकी लाई कर रही है x लेस देन 198 पे। तो आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो हम जो है वो मूव करेंगे अब अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं अपने सेकेंड पार्ट को, और सेकेंड पार्ट में है मोर देन 203 ग्राम्स। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 203 ग्राम्स कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 203 अब रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर मैं इसका ग्राफ शो करूं तो इसका ग्राफ मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ मेरे पास आ जाएगा दैट इज, ये आ जाएगा आपके पास इसका मीन। ठीक हो गया जी। तो मीन की वैल्यू होती है आपके पास दैट इज सेंटर में 200 ग्राम्स मीन आ रहा है, और ये बात कर रहा है अब ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा कि वो 200 से आगे की बात कर रहा है, यानी ये जो वैल्यू आपके पास x की आ रही है वो आ रही है 203 ग्राम्स। ठीक हो गया जी। यानी ये आ गया आपके पास 203 का मार्क जो कि 200 के आगे लाई करेगा। तो अब यहाँ आपके पास जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन ये शो करता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ कैलकुलेट करनी है आपको। यानी आपको जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अब वो इस रीजन की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले जो सवाल किया था उसमें हमने लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया था, और अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी ये राइट साइड की प्रोबेबिलिटी को। ठीक हो गया। तो अब ये राइट साइड की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई आपके पास, ये राइट साइड की प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है वो ये शो करेगा आपके पास अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो कैसे आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा बाय यूजिंग, ठीक है जी, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन with x equals to 203। तो अब z का फॉर्मूला क्या है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और z विल बिकम 203 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2। यानी क्या आ जाएगा आपके पास, z इक्वल्स टू 3/2, यानी ये हो जाएगा 1.50। अगर मैं यहाँ पे आपके पास जो है वो z का ग्राफ बनाऊं तो z का ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा भाई, z का ग्राफ जो होगा वो आपके पास सेंटर, ठीक है जी, स्टैंडर्ड नॉर्मल के ग्राफ के अंदर मीन जो होता है वो होता है 0, और अब ये आ रही है प्लस 1.5 की वैल्यू। प्लस 1.5 जो होगा वो क्या होगा आपके पास, ये 0 के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1.5, 0 से राइट हैंड साइड पे लाई करेगा। तो अब जो यहाँ आपके पास है, ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर मैं इसको शेड करूं तो इसके शेड में जो है वो क्या होगा, मुझे इस रीजन की जो है वो क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास जो आती है वैल्यू, अगर हम इसको कैलकुलेशन देखें तो अभी हमने बताया था डिस्क्रिप्शन में भी कि जो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है, यानी जो आपके पास जो ग्राफ टेबल की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा एरिया टू द लेफ्ट वैल्यू देती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 203 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.50। बट टेबल जो है वो ये शो नहीं करता,
टेबल तो शो करता है 1.5 से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को, तो मुझे वो तो चाहिए नहीं, बट टेबल वही शो करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.50, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.50 को 1 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर जेड ग्रेटर देन 1.50। तो अब इसकी वैल्यू के लिए फिर मुझे टेबल यूज करना पड़ेगा। अब टेबल पे चले जाते हैं। अब टेबल में 1.50 की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 1.50 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 1.5 ये आ रही है आपके पास वैल्यू, ठीक है जी। 1.5 आपके पास वैल्यू यहाँ आ रही है, और इसके साथ साथ जीरो जो है वो क्या होगा आपके पास, जीरो जो है वो आ जाएगा ऊपर से 1.5 लेफ्ट कॉलम से, और पॉजिटिव जीरो की वैल्यू जो है वो क्या होगी आपके पास, वो आ जाएगी ऊपर से, यानी ये आपके पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी। दैट इज द वैल्यू दैट इज माइनस 0.9332, ठीक है जी। 0.9332 जो है वो आपके पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पे शो होगा 0.9332 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसका। हमने यहाँ लिया 0.9332, और जब मैं इसको जो है 1 में से माइनस करता हूँ, 1 माइनस 0.9332, तो ये आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपके पास 0.0668। ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 203, और ये होगा मेरा आंसर। ठीक हो गया जी। तो मैं वहां पे लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन पैकेजेस द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन पैकेजेस इज मोर देन 203 grams is 0.0668। तो आई होप कि ये आपका पार्ट 1 और आप पार्ट 2 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम जो है वो अब मूव करेंगे अपने पार्ट 3 की तरफ।